हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में समाजशास्त्र के टॉप 30 ऑब्जेक्टिव के प्रश्न लेकर आया हूं और इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं सभी टॉप लेवल के हैं। अगर आप बोर्ड पेपर में 95% लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो से आपके बोर्ड पेपर में काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपके बोर्ड पेपर जो हैं जल्द ही होने वाले हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि प्रौद्योगिकी का समाज पर प्रभाव पड़ता है, यह मान्यता किसकी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मार्क्स की। ठीक है, तो गाइस मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आपके ऑब्जेक्टिव में एक प्रश्न होगा और आपके 4 ऑप्शन होंगे, जो कि राइट आंसर होगा उसे आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है कि प्रौद्योगिकी का किस पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि इन सभी पर। इन सभी का मतलब परिवार पर, समाज पर, विवाह पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि पूंजी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मार्क्स ने। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रौद्योगिकी का अप्रत्यक्ष प्रभाव किस पर पड़ता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि इन सभी पर। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रौद्योगिकी के विकास से समाज बदलता है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि मार्क्स का। ठीक है, यह वीडियो आपको ध्यान से देखना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि प्रौद्योगिकी प्रक्रिया के किस परस्पर संबंधित भाग में उत्पन्न संतुलन को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि प्रौद्योगिकी विलंबना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रौद्योगिक विलंबना, प्रौद्योगिक प्रतिरोध, सांस्कृतिक संघर्ष एवं सांस्कृतिक विसंजीवता की अवधारणाएं किस समाजशास्त्री की हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मैकाइवर की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि सामाजिक परिवर्तन के जैविक कारक में किसे रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आनुवंशिकी। ठीक है, आनुवंशिकी को रखा जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि जैविक परिवर्तन किसमें परिवर्तन के सूचक हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जनसंख्या में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समाजशास्त्रियों ने जैविक कारकों को कितने प्रकार में परिभाषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए प्लस बी दोनों, यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण एंड सामाजिक पर्यावरण। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण चयन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि डार्विन ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा सिद्धांत वर्तमान में चयनात्मक प्रजनन के तौर पर प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने बताया कि प्राकृतिक चयन एक क्रमिक तथा बेतरतीब प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मनुष्य के जैविक लक्षण मनुष्य के वंशजों की जनसंख्या में सामान्यतः कम या ज़्यादा पहुंचते रहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डार्विन। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि डार्विन ने किस पुस्तक में प्राकृतिक पर्यावरण चयन के सिद्धांत को सामाजिक के उद्विकास के रूप में प्रस्तुत किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज में डार्विन ने प्राकृतिक पर्यावरण चयन के सिद्धांत को सामाजिक के उद्विकास के रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि डार्विन के सिद्धांत का समर्थन किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हार्वर्ड ने किया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के कितने स्वरूप होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों। दोनों का मतलब हो जाएगा निरसन एंड विलयन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि डार्विन के अनुसार संघर्ष की प्रक्रिया के कितने महत्वपूर्ण स्वरूप हो सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। ठीक है, प्राणी के प्रकृति के साथ संघर्ष, मनुष्य तथा अन्य जीवित प्राणियों के बीच संघर्ष, एंड तीसरा है एक ही प्रकार के जीवित प्राणियों के बीच आपस में संघर्ष। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि योग्यतम का जीवित रहना तथा आयोग का दुर्बल का खात्मा किसने कहा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि डार्विन ने कहा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कब प्रस्तुत किया? ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके बोर्ड में 101% आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1859 ईस्वी में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक का चयन सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए प्लस बी उपर्युक्त दोनों। ठीक है, यौन आधारित चयन एंड प्रतियोगितात्मक चयन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि सामाजिक चयन कितने प्रकार का होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 2 प्रकार का होता है। ठीक, अगला प्रश्न कि कार्ल पियर्सन ने प्राकृतिक पर्यावरण के कितने मुख्य आधार बताए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 4 आधार बताए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस विद्वान ने सामाजिक पर्यावरण की परिभाषा देते हुए कहा है कि जब मानव समाज में उत्पन्न और सामाजिक संबंधों द्वारा कार्य करने वाली शक्तियां ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर देती हैं जो संपूर्ण जनसंख्या और इसके अंदर विभिन्न समूहों की संतानोत्पत्ति करने और जीवित रहने की दरों को प्रभावित करती है, हम इस प्रक्रिया को सामाजिक पर्यावरण कहते हैं।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि मैकआइवर एवं पेज ने कहा है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि किस विद्वान के अनुसार जीवों का विकास सरलता से जटिलता की ओर तथा समानता से भिन्नता की ओर निरंतर एवं सुनिश्चित स्तरों में हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि डार्विन के अनुसार। ठीक है, डार्विन के अनुसार ऑप्शन डी इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन से विद्वान ने जीवों का विकास सिद्धांत सन 1859 ईस्वी में कृति द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस में प्रस्तुत किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि डार्विन ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है और आपके वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि के डेविस द्वारा जनांगिकी के कार्य बताए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, कि के डेविस द्वारा जनांगी के जो कार्य बताए गए हैं वो है जनसंख्या में वृद्धि होना। तो गाइस उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला होगा। अगर मिला है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे बीएस रिलेटेड इस चैनल पर वीडियो डेली अपलोड करता रहता हूं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।